अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जहाँ हम कल ये बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ करता जा रहा है, सियासी दर्जा हरारत में हिद्दत आ रही है, तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर बातचीत मफाहमत की बात ज़रूर होती है लेकिन कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। इस सारी सूरत हाल में आखिर मामलात कैसे आगे चलेंगे? इसी दौरान राना सनाउल्लाह की तरफ से ये स्टेटमेंट कि नवाज शरीफ साहब हो या PMLN की कोई भी क़यादत हो, उनको बानी PTI की रिहाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर इस सिमत में आगे बढ़ा जाता है तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर बातचीत का आगाज़ हो। फवाद चौधरी साहब ने भी आज इस तरफ इशारा किया कि अगर नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें तो ये खुशाइंद होगा, इससे मसाइल का हल निकलने की कभी उम्मीद हो सकती है। जहाँ एक जानिब मरकज़ी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि बातचीत की भी कोई ना कोई बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के भी स्टेटमेंट्स आपने सुने जहाँ पर उन्होंने अपने तौर पर ये एक लड़ाई शुरू कर रखी है गवर्नर ने और वज़ीर आला ने, और वहाँ पर भी तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का एक अगर हम देखें कि जो गुस्सा है या वज़ीर आला साहब जिस तरह कंटिन्यूसली एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये चीज़ क्या शो कर रही है और इसका मकसद क्या है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज ख़ास तौर आमदीद कहूँगी मारिया मेमन साहिबा को, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। मारिया, थोड़ा सा ओपिनियन लेती हूँ मैं इमरान साहब से भी, चौधरी साहब से भी, आपकी तरफ भी आती हूँ। पहले इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, ये एक हैरत अंगेज़ बात भी लगती है, कल अभी हमारे ही शो पर अली गौहर बलोच साहब मौजूद थे और मैं बाकी भी जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को सुन रही थी। मरीम नवाज़ साहिबा ने परसों ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई बातचीत नहीं होगी, सियासी जमात से बात होती है, दहशत गर्दों से नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह आकर अचानक से एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये क्या PMLN कन्फ्यूज़ है या कन्फ्यूज़ करना चाह रही है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात सीधी सी है कि PMLN जो है इस मामले पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, जिस इंटरव्यू में सलीम साफ़ी साहब से उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की है, देखिए उसका सियाको सबाक क्या है। वो ये जब सलीम साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या बानी चेयरमैन जो हैं PTI वो रिहा हो सकते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस पे नवाज शरीफ को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो रहा हो जाए। यानी मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे आप ये समझ सकती हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो ख़ुद जिनकी एक जद्दोजहद भी है, जिन्होंने ख़ुद मुकदमात का भी सामना किया है, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त वो जो लोग हैं वो शायद ये चाहते हैं कि जो बानी चेयरमैन के खिलाफ सज़ा है या जज़ा है या जो भी है, उसका बार मुस्लिम लीग नून पे ना आए। ये सियासी तौर पे ये मौक़िफ़ या ये बयानियाँ बनाना चाहते हैं कि हम तो जी ला ताल्लुक़ हैं, उन्होंने एक जुर्म किया, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, अब रियासत जाने और वो जाने, हम उनको ना सज़ा दिलवाने में हैं ना उनको रिहाई दिलवाने में। तो ये इस नून लीग का असल जो है मामला वो इस वक्त इस तरह का है। नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ही स्टेटमेंट ये भी तो आए हैं ना कि क्यों सजाएं नहीं हुई अभी तक, क्यों? तो इससे तो लग रहा है कि वो इस बात के हामी हैं कि सजा होनी चाहिए। वो बाकी सारी क़यादत के साथ हामी हैं और वो इस बात के हामी हैं कि जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं लोग, उनको सजा ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये मामला कि वो कहते हैं कि जी अगर अदालतों से वो रहा हो जाए तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब तो कहते हैं कि सहूलतकारी हो रही, जब भी कोई फैसला अदालत से उनके हक में आता है तो वो कहते हैं सहूलतकारी हो रही। तो वो तो इसीलिए वो उन्होंने अपना बयानिया भी तो बनाना है ना, वो तो बयानिया वो बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन यही था कि उनका बयानिया है क्या, वो बयानिया उनका वो क्या चाह रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई इतराज़ नहीं, हम किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, या उनका बयानिया ये है कि नहीं जनाब इन सब ने मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुंचाया है, हमले किए, लिहाजा इनको सजा होनी चाहिए। कोई एक तरफ तो रुकें, तो दोनों तरफ के बयान आता है। उनका बयानिया मिला जुला है। उनका बयानिया ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम कोई ऐसा मामला नहीं चाहते, लेकिन हम रियासत के दुश्मनों के साथ मुफाहमत भी नहीं चाहते, उनको सजा भी चाहते। ठीक है, चलें चौधरी साहब, जहाँ इन स्टेटमेंट में हमें ये नज़र आता है कि जो PMLN की लीडरशिप है वो बयानिए के बारे में दोनों तरफ खेल रही है, तो वहीं इस बात पे भी क्वेश्चन आता है कि फिर इन केसेस की आखिर हैसियत क्या है कानूनी? यानी मियाँ साहब हों या कोई भी और शख्स इस रियासत पाकिस्तान का,
वो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये बंदा मुजरिम है, इसने जुर्म किया है, और कोई और बंदा भी ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि बिल्कुल इसको रिहा कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं? वो किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं? तो मेरा कहने का मकसद ये कि फिर ये सारे केसेस जो हैं उनके ऊपर तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना, वो तो पॉलिटिकल एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। वो तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं ना कि जी वो बहुत उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर अदालतें रहा कर दें तो जो है वो उस पर वो वेलकम करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरा बयान करते हैं, तो क्लैरिटी तो उनमें नहीं है। वो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हम तो करना चाह रहे हैं, वो करने नहीं देंगे, लिहाजा जो है इसको आप हमारी जो है मर्ज़ी है बात करने की। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पॉलिटिकल लोग तो कभी भी बातचीत से इनकार करते नहीं हैं, चाहे वो ना करें, उनकी नीयत हो ना हो, वो एक अलग बात होती है। तो वो एक ऐसा पैगाम रसानी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं, मुज़ाकरात का कहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई अमली कदम वो उठाते नहीं हैं, ना शहबाज शरीफ साहब ना वो, और ना ही वो उठा सकते हैं। फ्रैंकली वो इस पोजीशन में भी नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों को ना तो ये हुकूमत जो है विड्रॉ कर सकती है, ना ये हुकूमत उसके बारे में कुछ कर सकती है। वो एक बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में वो हैं, वो मुकदमात अमली तौर पे, कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं है। उन मुकदमात का कोई मुँह सिर पैर नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे सज़ाएँ दिलवाई गई हैं वो भी मज़का खेज़ हैं, ना वो ट्रांसपेरेंसी, ना वो फेयर ट्रायल, ना वो एक जस्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनके ऊपर जो है वो पूरे उतरते हैं। वो तमाम तर कार्रवाई जो है एक शैम कार्रवाई नज़र आती है, किसी दबाव के तहत उनको सज़ाएँ दी गई हैं। और जब वक्त आएगा, अगर वहाँ पे सही जहाँ पे पाकिस्तान में मामला दुरुस्त होते हैं, वहाँ पे मामला दुरुस्त होना शुरू हुए, तो ये मुकदमे भी चले जाएंगे। ठीक है, वो नवाज शरीफ चाहें ना चाहें तभी चले जाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है मारिया, आपकी तरफ मैं ये क्वेश्चन ज़रूर लेके आना चाहूँगी कि एक तरफ ये कंफ्यूज्ड किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि क्या इस हुकूमत के पास और स्पेशली PMLN के पास कोई ऐसा मैंडेट भी है कि वो बात कर सके, उन्हें इतनी इजाज़त है, या ये सिर्फ टॉक शोज़ के लिए उन्होंने हमें कुछ कंटेंट बस प्रोवाइड किया होता है जिस पे आके हम रोज़ डिस्कशन कर लें? देखिए जी, प्रिंसिपली पाकिस्तान के अंदर जो एक आइडियल सिचुएशन हो, उसमें तो सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। बुरे से बुरे हालात भी हों, एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन भी हों, नज़रियाती अगर स्पेक्ट्रम पे एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोई तालमेल ना हो, फिर भी गुफ्तगू के लिए कोई ना कोई गुंजाइश सियासतदान आपस में निकाल ही लिया करते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि PMLN के पल्ले कुछ नहीं है, इनसे हम क्या बात करें, लेकिन जिनके पल्ले ना भी हो कुछ, फिर भी सियासी रस्ते और रवाबित जारी रहने चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में, जहां कभी भी वक्त बदलते हुए मुश्किल वक्त पता नहीं चलता कि कब वक्त बदल जाए। और सियासतदानों के दिल में रहम होता है, सियासतदान अपनी पॉलिटिकल क्लास के लिए रस्ते बनाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश निकालते हैं। ठीक है, सियासत अपनी जगह है, उसमें एक बेरहमी का अंसर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतनी हद तक नहीं जाते जितना कि जब मुक्तदर हलकों के साथ आपकी बात खराब हो, और वो जिस हद तक जाते हैं। और इससे बढ़ के PTI को तो मालूम ही होगा कि जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मुक्तदर हलकों की जानिब से उनके खिलाफ की जा रही है, उनके किसी भी सियासी अपोनेंट ने ये नहीं किया है। और यही सारी बातें जो हैं बाकी जमातों को भी पता है, क्योंकि उनकी जर्नी 80s 90s से होते हुए अब 2024 में पहुंचे। तहरीक इंसाफ ने तो सियासत ही 2022 के बाद करनी शुरू की है, उससे पहले तो एक आउटसोर्स प्रोजेक्ट था। तो शायद उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाए कि इवेंचुअली सियासतदानों से ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो उतने बेरहम नहीं होते जितना कि हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में मुक़तदरा का रवैया रहता है। ठीक, आपने लेकिन अभी बात की कि वक्त बदलते देर नहीं लगता, मुश्किल वक्त से हमने देखा जमातें पे मुश्किल वक्त आया भी और वो निकली भी, लेकिन वो कैसे निकली? वो तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करके निकली। चाहे हम पीपल्स पार्टी को देखें जिसपे मोहतरमा ने भी सदर मुशर्रफ से बात की थी, अगर हम PMLN की बात करें, जनरल बाजवा से उनके मामला तय हुए तो वो मुश्किल वक्त से निकले।
तो हम देख तो यही रहे कि मुश्किलात का हल तो फिर उधर से ही 2007-8 में बेनज़ीर साहिबा जब आई थी, उस वक्त बातचीत करके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद थोड़ा सा पीछे उनको पुश जरूर किया था, लेकिन वो कोई इतना बड़ा खातिर खा उसका कोई नतीजा नहीं आया। वो जल्दी उन्होंने और तरीके से हाइब्रिड इनरोड्स बनाकर निज़ाम के ऊपर फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो जो वो बैठे हैं उनसे बात तो करनी पड़ेगी। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? इसका तरीक़ेकार ये होगा कि सियासी जमातें जहां रेजिलियंस दिखाती हैं, जहां मज़ाहमत दिखाती हैं, तो अपना रोज़ा असर के वक्त ना तोड़ लिया करें, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। उन्होंने 1990 से अपनी एक मज़ाहमती सियासत की और आके 2022 में यकदम जो है उन्होंने हाथ मिला लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इस पूरे अरसे के अंदर जो सियासी जमातों ने खुद को रीइन्वेंट भी करना है। अब ये नहीं हो सकता कि आप इतनी लड़ाइयाँ लड़के इक़्तिदार के अंदर आएँ और फिर दोबारा मरीम नवाज साहिबा ही चीफ मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म हो, या नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म हो, हमजा शहबाज साहब भी हों। यानी शरीफ ख़ानदान और इसहाक डार साहब के बीच में ही अगर आपने इक़्तिदार की पूरी इस म्यूजिकल चेयर को चलाना है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मज़ाहमत की सियासत करने के बाद, जानते हुए कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात और वो वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो फिर अगर शहर के लोग जालिम हैं तो माशाल्लाह आपको भी मरने का भरपूर शौक है। ये आपने अच्छी बात की कि हमारी सियासी जमातें असर के वक्त रोज़ा तोड़ लेती हैं। इमरान साहब, आपको भी यही अंदाज़ा हो रहा है कि पीटीआई भी यही इंतज़ार कर रही है कि असर के वक्त उसको इफ्तार का सामान फराहम कर दिया जाए ताकि वो रोज़ा खोल ले, या वो इस दफ़ा पक्की हो चुकी है कि नहीं, रोज़ा मगरिब के टाइम ही खोलेंगे भले कुछ भी हो जाए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने सहरी के 2 घंटे बाद ही ये फैसला कर दिया था कि इफ्तारी अल्लाह करे मिल जाए और हम रोज़ा खोलें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखें, वो तो कहते हैं कि हम आर्मी चीफ या DG ISI के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। अब उधर से लाल झंडी है। उससे पहले बाजवा साहब से तो मुलाकातें हुई, लेकिन अगर आपकी बात मैं मान लूं कि जी वो तैयार बैठे थे और उधर से बात नहीं हो रही थी, तो बात तो उस वक्त बाजवा साहब ने इमरान साहब से भी की, 2 मुलाकातें हुई थी। मैं ये सिर्फ रेफरेंस इस कॉन्टेक्स्ट में दे रही हूँ कि बातचीत तो उनकी पहले भी चल रही थी, लेकिन ये तो नहीं कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा उन्होंने फौरन मान लिया। उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने असम्बलियां भी तोड़ी, उन्होंने पार्टी भी तोड़वाई, केसेस भी हुए, सब कुछ हुआ। ऐसे नहीं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? वो उनको सब कुछ देने वाले थे, लिहाजा जब कोई बंदा देने वाली पोजीशन में हो तो उसके साथ आप लाड भी करते हैं, उसकी बातें भी सुन लेते हैं, उससे बात मनवा भी लेते हैं, जिद भी करते हैं। वो एक लेने देने वाला मामला और था उनके साथ। जब उनका पाला उस इस्टेब्लिशमेंट से पड़ा है जो कि प्योर इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त उनके लिए मुश्किलात हुई हैं। बाजवा साहब तो आप देखें कि उस वक्त तो आखिरी दम तक बाजवा साहब के होते हुए ही इमरान खान की हुकूमत भी गिरी, उनके ऊपर केसेस भी बनना शुरू हुए, बहुत उनकी जो मुश्किलात थी वहीं से शुरू हुई। वो एंड में जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब पानी पुलों के ऊपर से गुजर गया, बात वही है जो अभी मारिया ने कहा था। मारिया साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। उस वक्त की उस इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लाडले खुद इमरान खान साहब थे, ये देखा कि ये तो हमारे भी बस में नहीं है, ये तो हमारी भी बात नहीं मान रहे, ये तो बिल्कुल ही खुद सर बच्चा हो गया। लेकिन आज भी वो जो शेर है ना कि मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं, जो सब कहेंगे कि दुआ है ही उसी अतार के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी वो ये नहीं मैं कहते कि मैं नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, वो ये नहीं कहते मैं जरदारी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अपनी गलती का शायद उन्हें अब भी एहसास नहीं है। वो ये चाहते हैं, कौन सी? यही कि सियासतदानों ने ही मिलकर बैठना है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा इनकी आपस में इख्तलाफात नहीं है। लेकिन वो भी आपको याद होगा कि 2004-05 में जब मोहतरमा वहाँ जद्दा में तशरीफ़ लेके गई और फिर मिसाके जमहूरियत हुआ, तो अगर वो पार्टियां 2 बैठ सकती थी मिलके और कोई हल निकल सकता था, तो अब भी सियासतदानों को चाहिए। तुम्हारी आपको क्या नजर आ रहा है, नवाज शरीफ साहब क्या बेहतर पोजीशन में है कि वो पीटीआई से बात कर सकें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में खासतौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN का अलमिया है कि वो इस वक्त शदीद लेवल तक इररेलेवेंट हो गई। आप डिस्कोर्स तो देखिए, बात किसके बीच में हो रही है, बात किसकी हो रही है? एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना PMLN का बीच में कोई लेना देना नजर आ रहा है, ना पीपल्स पार्टी का इस पर कोई किरदार है, ना उनके पास कोई एजेंसी है, ना उनके पास कोई प्लान है, फ्रैंकली ना उनके पास इस पर कोई पॉलिटिकल गुंजाइश मौजूद है। सो ये जो दोनों जमातों ने, देखिए मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एक इलेक्शन कराना था आपने 2022 में,
जो वक्त पे हो जाता। वो इलेक्शन डिले करने के चक्कर में आपने निज़ाम को इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया, निज़ाम को इतना खींचा कि आज हम देख रहे हैं कि वो तितर बितर हो गया है। अब इलेक्शन हुए भी हैं तो ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसमें ना नवाज शरीफ साहब जो है अपनी नशिस्त के बारे में किसी को मुतमईन कर पा रहे हैं, ना ही जो शरीफ खानदान है वो इक़्तिदार पे आ तो गया है, लेकिन सबको मालूम है कि PMLN को कितनी बड़ी मार पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने गेन जरूर किए हैं कुछ, लेकिन जिस तरह से वो कोई एक वजीर आजम बनाने का ख्वाब बिलावल भुट्टो साहब को देख रहे हैं, वो भी ख्वाब अभी मुस्तकबिल करीब में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो सिर्फ एक इलेक्शन 2022 का वक्त पे करा देते, निजाम का इतना इम्तिहान ना लिया जाता, चले वो नहीं कराए तो आप फिर पंजाब और KP के इलेक्शन वक्त पे करा देते, वो भी नहीं किया। भरपूर आपने आजमाया इस मुल्क की अदालत को, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के पूरे निजाम को। अब एक हद आती है, एक हद से आगे आके वो सब कुछ बिखर गया है, वो सब तितर बितर हो गया है। आज सब कह रहे हैं यहाँ बैठ के कि देखें जी क्या हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, जमहूरी जमातों के पास कोई एजेंसी नहीं है, सब कुछ निजाम पे उनका कब्जा हो गया। भाई जब आपके हाथ में सारे कार्ड्स थे उस वक्त आपने उस वक्त के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इंतखाबात नहीं कराए, क्योंकि आपको खौफ था शायद आप हार जाएंगे। एक इलेक्शन हारने के खौफ के नतीजे में जब आपने लेट इलेक्शन कराए तो क्या नतीजा कि इस निजाम की अभी इस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्वेश्चन की जाती है, और इन क्या नवाज शरीफ अपनी नशिस्त जीते या नहीं जीते इस तक पर सवाल उठाया जाता है। सो मुझे तो लगता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN दोनों बहुत रेलेवेंट है। हाँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद जब हम अगले एक तब्दीली या तसलसल के साइकिल के अंदर आएंगे, एक जो उसमें फिर दोबारा सियासी जमातों के पास दोबारा स्पेस आएगी, फिर क्योंकि उनके हाथ में ये छोटा मोटा पॉलिटिकल प्रोसेस आता है, प्रोसीजरल मामलात आते हैं कि भाई तसलसल होगा, ये तब्दीली होगी अगले साल। ओके, इंटरेस्टिंग। चौधरी साहब, मारिया कह रही हैं कि इस वक्त तो इररेलेवेंट है एक तरह से सियासी तौर पर PMLN हो या पीपल्स पार्टी, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब तो खैर नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब बेहतर पोजीशन में हैं कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। नवाज शरीफ के पास हाथ में ऐसा क्या है जो वो इमरान खान साहब को दे सकते हैं? वो तो ना प्राइम मिनिस्टर हैं, ना किसी कैपेसिटी में इस वक्त मौजूद हैं, तो वो क्या दे सकते हैं PTI को, या इवन इस सिस्टम को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, नवाज लीग जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, अगर आप पूरा क्लिप सुने तो उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब के पास 85 से वो सियासत कर रहे हैं, और ज़ाहिर है नवाज लीग है उनके पास, और मुस्लिम लीग नवाज एक जो पार्टी है उसकी जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती है। तो नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात इसलिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि इमरान खान साहब, उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब ने अपने केसेस या अपनी राय के लिए बात नहीं करनी, वो बात करेंगे अवाम की और सिस्टम की। तो इस मामले में नवाज शरीफ साहब बेहतर बात कर सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक पूरा उनका तजर्बा है, मुख्तलिफ अदवार में वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लोजली देखी हैं। दूसरा, नवाज लीग की जो पॉलिटिक्स है उसकी जो पल्स है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अगर मुज़ाकरात करें तो फिर डिलीवर भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पार्टी की हद तक नवाज शरीफ साहब के ताबे हैं, और हुकूमत की हद तक वो बिल्कुल ही बेख्तियार हैं। यानी वो आप देखिए ना कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो अपनी कैबिनेट भी नहीं अपनी मर्ज़ी के लगा सकते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फ़ैसले हैं वो जो कर रहे हैं। गंदम का स्कैंडल अब आप देखिए आपकी मीडिया से ऐसा मालूम हो रहा है, उसमें बात नहीं हो रही। वज़ीर आज़म बने हैं या वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज साहिबा, तो जाहिर है इसमें नवाज शरीफ साहब की हिमायत ही है ना हासिल होने। और अगर वो इस तरह से कोई बातचीत करते हैं जिसमें शायद एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी ना हो, रजामंदी उनकी ना हो, तो क्या और चीज़ होती है। नवाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब देखें, आप दो बातें और कर रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ तो रेलेवेंट नहीं है, किसी तौर पे भी रेलेवेंट नहीं है। एक तो ये वफाकी हुकूमत जो है, मुज़ाकरात पॉलिटिकल जब भी होंगे वफाकी हुकूमत में होंगे, और सूबाई हुकूमतों को तो लेना देना नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ही रेलेवेंट हैं, नवाज शरीफ साहब ही फैसला करेंगे तो नून लीग मुज़ाकरात करेगी, और जिन बातों पर नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात पर आमादा होंगे उन्हीं के ऊपर बात होगी। अगर कोई ये कहे कि नवाज लीग के फ़ैसले नवाज शरीफ के होते हुए उनकी बेटी या उनका भाई करेगा, चाहे वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हो, तो ये मुश्किल बात है।
वो उसकी जो प्रिवेल करती है, मैं ये कह रही हूँ कि वो अफोर्ड करते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो पीटीआई को स्पेस दें। और इस सिस्टम के लिए जो कि एक बज़ाहिर बात ज़ाहिर नज़र आती है कि अगर पीटीआई को स्पेस मिलती है, खान साहब की रिहाई होती है और वो ज़ाहिर है वो चुप करके बाहर आके बैठ तो नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है इस सिस्टम को चैलेंज करेंगे, इन हुकूमतों को चैलेंज करेंगे, तो मियाँ साहब को ये नज़र नहीं आएगा कि उनके भाई या उनकी बेटी के लिए मुसीबत बनेगी, तो वो क्यों ऐसी कोई स्पेस देंगे इमरान खान साहब को? मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली, जब मैं ये बात करी हूँ कि उनको वो जब सपोर्ट करते हैं। बात ये है कि एक बात तो आप देखिए ना कि जो अभी मारिया ने भी बात की है कि जो सियासतदान है वो निज़ाम की सेंसिटिविटी को तो समझते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है आखिर में बातचीत की। जो पॉलिटिक्स होती है वो टेबल के ऊपर ही ख़त्म होती है और दुनिया की हर जंग टेबल पे ख़त्म हुई है। ये जंग जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी है ये भी टेबल पे ख़त्म होगी और ये वहीं पे ख़त्म होनी है। देर से हो जाए तो ज़्यादा नुकसान के साथ होगी, जल्दी हो जाएगी तो कम नुकसान के साथ होगी। तो ये सारे मामला जो हैं यही सोचते हैं हमने 2 साल गुजार लिए हैं, अब लेट्स सी कि कितना और टाइम बातचीत करने का भी हुनर आता है। पॉलिटिकल लोगों को बातचीत का हुनर तो आता है, लेकिन जब आपस में मफादात का टकराव हो तो क्या ये बातचीत वो आगे बढ़ाएंगे जानते बूझते कि किसी फरीक को स्पेस दी तो उनकी अपनी स्पेस खत्म होगी? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक वापस आकर इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे और इसमें शामिल करेंगे कि ऑपोजिशन भी कोई चुप करके नहीं बैठ रही है, वो बात कर रहे हैं कि वो मुल्क की तहरीक चलाएंगे। क्या उन्हें ये गुंजाइश मिलेगी इस निज़ाम में? क्योंकि बज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि अभी तक पंजाब में तो कोई भी काबिल ज़िक्र किस्म का जलसा या कोई मूवमेंट चलाते हुए, कोई मोमेंटम बनाते हुए हमें पीटीआई या इसकी अलायंस की जो जमातें हैं वो नज़र नहीं आ रही। तो आगे क्या इसकी कोई गुंजाइश होगी? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, जो अभी मैं बात भी कर रही थी उसी पॉइंट को आगे रखते हुए थोड़ा सा आगे भी लेके चलेंगे। ऑपोजिशन आपके ख्याल से कोई मूवमेंट बना सकेगी? अब वो कह रहे हैं कि अब हम पंजाब में स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर जलसों की इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से नहीं दी जाती तो हम कोर्ट्स में जाके चैलेंज करेंगे। यही आपको हमें नज़र आएगा पैटर्न कि पंजाब में नहीं निकलने दिया जाएगा? देखिए समीना, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज का हक हर एक को होना चाहिए। ये बातें आपको आके यहाँ टीवी स्क्रीन पे सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो यही कहेंगे, चाहे वो नून से हों या पीपल्स पार्टी से हों या पीटीआई से। लेकिन अमलन अगर आप देखें तो अमलन जो पंजाब में सूरत हाल है, अगर ऐसी ही रही तो किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर ताकतवरों ने ये फैसला कर रखा है कि अभी कुछ स्पेस नहीं देनी और उनके लिए पीटीआई के लिए या चेयरमैन पीटीआई के लिए किसी तरह की कोई आप ये कह रहे हैं कि रहम की सूरत नहीं है या किसी तरह की उन्हें आपने आज़ादी नहीं देनी, तो उसका फिर मतलब ये है कि आप पंजाब और राना सनाउल्लाह साहब की भी कल की स्टेटमेंट है कि हम ये भी सोच सकते हैं, देख रहे हैं, गौर किया जा रहा है कि पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी जाए। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। मैं अर्ज करूँ, आप जो एक रिपोर्ट आई है जो 4 मिनिस्ट्रियों ने मिलके जिस ये किया है कि जी 9 मई को क्या हुआ था। वैसे तो ये कहा जा रहा है ना, अक्सर प्रोग्रामों में बात डिस्कस होती है कि पता नहीं 1 साल में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या ये निगरान हुकूमत के दौर में बनी थी कमेटी? हाँ जी, वो जो कमेटी निगरान हुकूमत के दौर में बनी थी, जिसमें वजारत इतलात, वजारत दिफा, इंसानी हकूक की वजारत और चौथी वो जो थी अपने कि वजारत कानून, ये सब थी। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके बड़े खुशरुबा इंकशाफात है। लेकिन वो तो राना साहब ने खुद ही मुस्तरद कर दिया है। देखिए, वो कह रहे हैं कि उसमें तो कोई जिम्मेदारों का अच्छा, आपको ये किसने कहा है कि राना साहब जो कहते हैं वही होता है इस मुल्क में? जिन लोगों ने वो तहकीकात की हैं, ये 4 वजारतें तो थी ना, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि वो सिर्फ 4 वजारतों ने नहीं की। उन वजारतों को बहुत सारी जो आपकी खुफिया एजेंसियां हैं उनकी और पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तमाम की मुआवनत हासिल थी। और वो जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बाकायदा नाम है, जो आप ये कह रही हैं ना, उसमें बाकायदा नाम है कि किसने मंसूबाबंदी की, क्या की, किस तरह से हुआ क्या। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिपोर्ट 100% ठीक है या 100% गलत है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ जिसकी बिना पे आप देखेंगे कि आगे जब अदालतों ये मामला चलेगा और सज़ा की तरफ जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उस रिपोर्ट की बिना पे होंगी, उस बेसिस पे होंगी।
ये सारी चीजें जो हैं ये यानी तहरीक चलाने नहीं देनी इन्होंने। नहीं, ये पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला जो है ना वो इन चीजों से होगा। अच्छा मारिया, हम पहले भी सुन रहे थे कि जी पीटीआई को तकरीबन कर दिया गया है ख़त्म, लीडर्स इधर उधर चले गए सब कुछ, लेकिन फिर 8 फरवरी को हमने देखा कि लोगों ने कहा कि जी पीटीआई कहीं नहीं है, पीटीआई वहाँ पे ही है, एक रियलिटी है, आप उसको नाम कोई भी दे दें। लेकिन सवाल अब ये है कि आपको लगता है कि ये पाबंदी लगाने से पीटीआई को ख़त्म किया जा सकेगा, और आप समझती हैं कि उससे उल्टा ये नुकसान नहीं हो जाएगा कि वो तो और एग्रेसिवली फिर आपको चैलेंज करेंगे? तो पहले ही वो उछल के आ रहे हैं आजकल। तो काश जो हमारे फैसला साज हैं उनके पास भी इतनी दूरअंदेशी होती जितनी समीना आपने अपने सवाल के अंदर ही इसका इजहार किया है। देखिए, बात अब पीटीआई की नहीं है, बात पीटीआई से बहुत आगे निकल चुकी है। बात अब उस बदले हुए पाकिस्तान की है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में यंग वोटर है। इस दफ़ा 1.5-2 करोड़ नया वोटर आया, अगली मरतबा मजीद 1.5-2 करोड़ वोटर आगे आएगा। और ये वो तमाम लोग हैं जिनको मैं बार बार ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जेन ज़ीयर्स हैं। एक जनरेशनल शिफ्ट के बीच में इस वक्त हम हैं, जिसमें पुरानी नस्ल की जगह अब नई नस्ल आकर अपनी आवाज़ मनवाना भी चाहती है, अपने मुतालिबात सामने भी रखती है, और ना सिर्फ ये बल्कि वोट की ताकत के जरिए तब्दीली के बारे में सोच रही है। 8 फरवरी का इलेक्शन मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा एक फैसला साज दिन था, और इसलिए भी था कि अभी भी इस मुल्क के नौजवान तबके ने सोचा कि हम वोट के जरिए ही अपने जज्बात, अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। और जब वो वोट के वो मुतल्लिका नताइज नहीं आए हैं तो एक पेंट अप एंगर है, एक गुस्सा है, जो अगर अभी भी अगर किसी में थोड़ी सी सेंस हो तो वो इन नौजवानों को पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ही इंगेज करने की कोशिश करेंगे। इस नए वोटर को कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए अपना जो एहतजाज है, अपनी जो नाराजगी उसका इजहार करें। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हमने ये रास्ता बंद कर दिया तो क्या ये सब लोग कहीं गायब हो जाएंगे? तो फिर आप कैसे करेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के जो सारी मुतालबात को मैनेज? ये हम कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं? आज तहरीक इंसाफ को माइनस कर दीजिए इक्वेशन के अंदर से, समझे है ही नहीं तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर। तो ये जो 1.5-2 करोड़ वोटर है, वो भी क्या आपका ख्याल है कि ये रिवायती जमातों की तरफ जाना चाहिए? नहीं, क्या वो रिवायती जमातों के पास वापस चला जाएगा? अगले इलेक्शन में जो मजीद वोटर आएगा, ये 5-6 करोड़ में वोटर की बात कर रही हूं, तो क्या वो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, एमक्यूएम, ये इनकी तरफ माइल होंगे? मुझे तो ये भी खौफ है कि कहीं इस तरह की पुरतशद्दुद जमातें जो कि सियासी जमातों का लिबादा ओढ़ के आ रही हैं, कहीं उनकी तरफ रागिब ना हो जाए, उनकी तरफ माइल ना हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? अभी एक ताकत तहरीक इंसाफ जो कि एक जमहूरी है, चले आप मत माने उसको जमहूरी, आप समझे कि जी उनकी फैशिस्ट टेंडेंसीज है, मैं ये भी चलें आपके इस को मानने को तैयार हूं। आप उस जमहूरी ताकत का रास्ता रोकने के लिए आप अगले 3-4 साल के लिए क्या फसल बो रहे हैं? और फिर ये फसल कौन काटेगा? क्या जमहूरी कुव्वतें वो काटेंगी? और फिर उनसे आप किस तरह से डील करेंगे? और उसमें फिर आप ये देखिए कि जब आप अगर ये कह भी रहे हैं कि जी उसमें कोई तशद्दुद का एलिमेंट है ये वो, तो आप बजाय उसके कि उसको सियासी तौर पर इंगेज करें, आप उसको और सियासी तौर पर डिसएंगेज कर रहे हैं सिस्टम से, कि उसको बिल्कुल ही आप एक आउट कर देंगे अगर सिस्टम से। तो अगर उसमें वो एलिमेंट होगा भी, बिलफर्ज अगर इस बात को, लॉजिक को मान भी लिया जाए, तो वो किस तरह से वो कहीं ना कहीं निकलेगा, तो फिर वो क्या सूरत हाल? और समीना देखिए, रियासत की मोनोपोली होती है वायलेंस के ऊपर। ये बार बार हमें इस मुल्क में ही बताया जाता है ना, रियासत की मोनोपोली होती है, वायलेंस रियासत कर सकती है। तशद्दुद रियासत का हथियार है। वायलेंस के नतीजे में जी तो मे भी इतना अपना हाथ ओवर प्ले नहीं कर देना चाहिए कि उसके नतीजे में माशरे में काउंटर वायलेंस की टेंडेंसीज पैदा हो जाएं, जो हम इस वक्त देख रहे हैं। वायलेंस तब तक ही अगर आपके पास रियासत करना चाहिए, इतना ज्यादा ना कर दें कि कल को भी उसका रद्द-ए-अमल आपसे संभाला ना जा सके। जी ओके, अच्छा चॉइस साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मारिया का, लेकिन अब इसको आप देख क्या रहे हैं? ये सेंस प्रिवेल करती हुई नज़र आ रही है कहीं किसी हल्के में? क्योंकि अभी तक तो जो स्टेटमेंट आते हैं, पीटीआई से आए, इस्टेब्लिशमेंट से आए या हुकूमती जमातों से आए, वो तो बड़े एक्सट्रीम पोजीशंस के नज़र आते हैं, और कहीं ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि कोई ये सेंस प्रिवेल कर रही है कि जी नहीं, सबको इंगेज करना है और रास्ता फ्राहम करना है, किसी जमात को आइसोलेट नहीं करना, गंदा बच्चा कह के उसको कहीं साइड पे नहीं करना, बल्कि उसको स्पेस देनी है। और ये हमें इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा होता हुआ, हमें तो लग रहा है कि ये सख्ती और बढ़ने जा रही है। ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये मिलके क्या कर सकती हैं इस सिलसिले में, जो अलायंस बनाया इन्होंने?
देखिए, अपोजिशन की जमातें जो हैं, ये तो JUI की शमूलियत के बाद ही आपको फ़ैसला होगा या जमात इस्लामी का कि ये अब मज़ीद कितना जो है ये इफ़ेक्टिवली ये अंडर प्रेशर कर सकती हैं हुकूमत को। तो ये बात समझनी होगी कि सियासी जमातों को आप बज़रिया ताकत ख़त्म नहीं कर सकते। ये कोशिश भुट्टो साहब अपने दौर में नैप, नेशनल अवामी पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी जिसको हम कहते हैं, उनके साथ कर बैठे हैं। और एक ही पाकिस्तान में एक तो राना सनाउल्लाह साहब जो बयान देते हैं वो कतई सियासी है, वो कानूनी तौर पे ना वो ऐसा कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ वो इस किस्म का मामला जो है वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट होने देगी। आइन और कानून के तहत ये जो सियासी जमातें इनकी पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान लगाती है और रेफरेंस पर जो है वो भेज सकती है। जहाँ तक होशरुबा रिपोर्ट का ताल्लुक है, उसमें वो एक वन साइडेड रिपोर्ट हो सकती है, उसके डिफेंस भी उतना ही होशरुबा है। जब उसकी जो बातें आएंगी सामने जिनके ऊपर जो है ये खामखा के इल्ज़ाम लगा के जिनको अंदर रखा गया है, फिर जो बेईमाना तरीके से उनको ऐसे जैसे वो दुश्मन मुल्क के शहरी हैं उनके साथ वो सलूक किया गया है, तो वो भी जब सामने आएंगी तो वो भी काफ़ी होशरुबा होंगी। को पता है आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ है? आज़ाद कश्मीर में एक पुरतशद्दद कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और वहाँ पे उनको बज़ौर ताकत दबाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं दब रहे। देखिए, सियासत का जवाब सियासत से ही दिया जा सकता है। हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग फैल रही है और ये जो है ये आप जब सोसाइटी को एक्सट्रीम पे रखते हैं तो कोई छोटा सा जो चिंगारी है वो भड़क के फिर बहुत बड़े हादसे का सबब बनती है। सियासत का जवाब सियासी लोग सियासी तरीके से दें तो ही बात बनेगी। ये कोई जमातें जो हैं किसी एक शख्स की नहीं होती हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी है और उनका फंडामेंटल राइट है कि वो जिस जमात में शामिल हों, चाहे वो PTI और ये आग हमें सिर्फ आज कश्मीर में नहीं, JUI हो या दूसरी जमातें हो। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात दुरुस्त है चौधरी साहब। और मैं यही बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आगे लेके चलूंगी कि हम आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं कि ये सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, और ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसको हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी से डील करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह की सूरत हाल है, वहाँ पर एक भारी तरीन मैंडेट जो है वो मिला हुआ है जमात को, और आप अगर उसको ये कहते हैं कि आपको गवर्नर राज लगा देंगे या इस तरह की चीज़ें, आगे से वज़ीर आला की तरफ से भी खैर एग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो ये चीज़ें उस एरिया को भी, वहाँ के अवाम इसको किस तरह से ले रहे हैं, इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, ये KP में क्या इशू है? आपस में ही DI खान, एक तो लोकल एक एलिमेंट है, गवर्नर भी DI खान से और इधर से वज़ीर आला भी, और वो ज़ाहिर है अपना एक जो वोटर है उसको करना भी होता है सेटिस्फाई, लेकिन अच्छी अलामत तो नहीं है ये कि आपस के ही आइनी ओहदे जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और बाकायदा धमकियाँ दे रहे हों। समीना, सिर्फ 2 लाइनें पहले मैं जो मारिया और चोई साहब ने बात की है उसके हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो मामला है ना, ये ख़राबियों का, ये नई जनरेशन या हमसे अगली जो जनरेशन है हम उसको किस की तरफ लेके जा रहे हैं और क्या, उसमें बुनियादी आपको एक चीज़ ज़रूर देखना होगी कि अगर आप किसी भी पार्टी को देखें, मैं 9 मई को जो वाक़यात हुए, मैं कहता हूँ जी वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वो जो पूरी एक सियासी जमात है वो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो आप एक सेगमेंट उसमें वो है, वो 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 10,000 बंदे हैं, उनको आप लटका दें, बाकियों को तो आज़ादी दे दें, बाकी अपनी सरगर्मियाँ पूरी करें, उनको सियासत करने दें, सियासी एक्टिविटीज़ करने दें, फिर वो आप देखेंगे कि वो पुरतशद्दुद जो रवैया है उसमें खुद ब खुद कमी हो जाएगी। लीडर को ही जाके सीधा उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं ना। मैं गुजारिश ये, तो जब लीडर पे इल्ज़ाम है तो मतलब फिर तो वो कह रहे हैं कि जी उसका मतलब माइनस लीडर, तो इसका मतलब है वो PTI कबूल नहीं करती उसको ना, उसका वोटर मानेगा। इस पे एक मामला है कि क्या अगर किसी पार्टी का लीडर किसी जुर्म में इन्वॉल्व हो तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि वो लीडर है। मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि अगर लीडर मुजरिम है तो आप उसको भी सजा दें उन लोगों के, लेकिन बाकी जो करोड़ों लोग हैं अगर उनको एक, तो वो करोड़ों लोग उस लीडर के साथ ही तो है ना, मैं यही तो कह रही हूँ। उसको अगर वो आप उस चीज़ को आप
कैसे माइनस कर सकते हैं? नहीं, समीना वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी जिसने की है सिर्फ उस पे लागू करें, बाकियों को इन्वॉल्व की वजह से की है, वो ये कह रहे थे। जी इमरान साहब, नहीं समीना मैं अर्ज करूं, चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ जी इमरान साहब ये जरा केपी पे तो रोशनी डालें सर। केपी में सर ये है, सिर्फ सीधी बात है कि वो जो उन्होंने केपी को समझ लिया डेरा इस्माइल खान, वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। और दोनों जो हैं, देखिए फैसल करीम कुंडी साहब जो है ना, वो उस तरह से आमतौर पे एग्रेसिव गुफ्तगू करते नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब तो खैर माशाल्लाह से मशहूर है इस सारे काम में, तो वो जान के गवर्नर साहब को भी प्रोवोक कर रहे हैं। और फैसल करीम कुंडी ने भी जब सख्त जवाब दिया तो फिर वो नॉर्मल गुफ्तगू कम करते हैं ऐसे ही। मारिया, ये चीफ मिनिस्टर को जब नामजदी किया गया था ना, उसी वक्त काफ़ी लोग इस पे एतराज़ कर रहे थे कि उनका जो कंडक्ट है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, जो उनका ओवरऑल एक है सारा पर्सनालिटी का ऑरा, वो इस टाइप का है नहीं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो। इस पे बहुत लोग एतराज़ कर रहे थे उस वक्त, और वो कंटिन्यूसली अपनी स्टेटमेंट से इस बात को वैसे बड़ा कर भी रहे हैं कि सही कह रहे थे। डू यू थिंक कि ये तरीका ठीक है कि भाई आप अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए जो मर्जी धमकियाँ लगाते रहें आके, हालांकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो? ज़्यादा दूर नहीं जाते। 2008 के बाद से हमने देखा था कि गवर्नर होते थे पंजाब के मरहूम सलमान तासीर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े दलेर आदमी थे और बड़े ही नोबल कॉज में के लिए उन्होंने स्टैंड्स लिए। तो वो होते थे गवर्नर पंजाब, और कैबिनेट होती थी उस ज़माने में पीपल्स पार्टी और PMLN की। फिर वो कुछ आपस में उनके इख्तलाफात हो गए, और PMLN की कैबिनेट, PMLN का CM और पीपल्स पार्टी के गवर्नर होते थे। और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब और सलमान तासीर साहब के बयानात, अगर कोई स्टूडेंट है पॉलिटिक्स का जिसको शायद उस वक्त की सियासत याद नहीं है, इमरान साहब को तो याद होगी, वो तो लाहौर में हो उस वक्त भी थे, फैसल चौधरी साहब को भी याद होगी, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक ज़माने में सलमान तासीर साहब की बेटियों की तस्वीरें तक, यूनिवर्सिटी में जो स्कूल जाने वाली जो उनकी बच्चियाँ थी, उनकी तस्वीरें तक ला के दिखा दी थी। और वो क्या उस वक्त उनकी आपस में हुआ करती थी मुखालफत। और फिर हमें देखा कि गवर्नर राज लगा पंजाब के अंदर, और गवर्नर राज में फिर सयाओ सफ़ेद के मालिक सलमान तासीर से बन के पीपल्स पार्टी का गवर्नर बन गया। सो जब हम इस वक्त ये देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत किधर चली गई, अल्लाह कितना ख़राब हो गया माशरा, बच्चों को कितना बदतमीज़ कर दिया है, तो मुझे हैरानी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं जो तज्जिया कर रहे हैं 40-40, 30-30, 20-20 सालों से, क्या उन्होंने ये सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी? अगर मुझ जैसे को जिसको आए हुए कोई 16 साल हुए इस फील्ड के अंदर, वो मुझे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN का वो याद है, तो बस ठीक है ना, ऐसे ही पाकिस्तान में होती है ना, ऐसी कंटिन्यूशन उसी सियासत की है ना। लोग कहते जी इतनी बदतमीज बना दिया बच्चों को भी। 90s की सियासत आप लोगों को याद नहीं है कि क्या क्या बोला जाता था उस जमाने के अंदर? लोग रिश्ते नहीं करते थे घर में कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ PMLN वालों ने रिश्ते नहीं करने हैं। वो भी क्या पोलराइजेशन हुआ करती थी, बीबी के ऊपर क्या क्या जुमले कसे जाते थे, ये हमें सबको याद है। तो बस ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हम उस साइकिल से निकले नहीं हैं आगे, और हम उसको बेहतर नहीं कर पा रहे। बाय द वे 2010 में जब ये फंडा हुआ था, सलमान तासीर 2009 था, तो उस वक्त ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था, जिसके बारे में हम बार बार बताते हैं कि उसके बाद से जमहूरी तमाम जो रवायात इतना ज्यादा हमने मजबूत किया। तो जी वो हो रहा था, क्योंकि मैंने नई में जर्नलिस्ट मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। सलमान तासीर और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात में तमाम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स को कहती हूँ वो पढ़ ले। ठीक है, तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है चौधरी साहब, तो इसलिए आप भी ये मत कहा करें कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। लेकिन इसको ठीक भी तो खैर करना है ना, थोड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करें। अब खुद PTI के भी लोग हों, PMLN के भी हों, पीपल्स पार्टी के भी हों, असल चीज़ ये है कि बजाय इसके कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा जाए कि ये गलत है, इसने शुरू किया, बात ये कि भाई जिसने भी शुरू किया ख़त्म किसने करना है, यहाँ से बात शुरू कर ली है। एक कॉमेंट आप कर दें, फिर मैं क्लोज करती हूँ प्रोग्राम, वक्त ख़त्म हो गया। जी चौधरी साहब। तारीख का एक ही सबक है कि तारीख से कोई सबक नहीं लेता। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। देखिए दोनों DI खान के लोकल पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स में घुसेड़े हैं। दोनों को ज़रा ग्रो अप होने की ज़रूरत है। दोनों को जो है अपने एग्रेशन जो है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करने की ज़रूरत है कि दोनों आप जिन पोजीशंस पे हैं उसकी गुफ्तगू ये नहीं होती। गुफ्तगू जो है वो अपने मैच्योरिटी के साथ करनी चाहिए। और ये बिल्कुल मारिया ने तो बड़ा रिसेंट का बात बताई है। 1990 में
मियाँ नवाज शरीफ की तकरीरें बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ उठा के देख लें, जो नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर साहबा की करैक्टर असैसिनेशन हुसैन हक्कानी ने डिज़ाइन की और इन्होंने और ये इम्प्लीमेंट की, मुशाहिदुल्लाह वगैरह थे ये सारे उसमें एक हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। और लेकिन अब अगेन मैं बात वहीं पे इसको सम अप करूंगी कि बजाय इसके कि हम ये बात करें कि ये स्टार्ट किसने किया, अब बात ये होनी चाहिए कि ये एंड कैसे करना है और कौन करेगा। इसी पर आज की बात को समेटते हैं। मारिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।